हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 14। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और ये बेसिकली तीन तरह के होते हैं। ओके, थ्री टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं। पहला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और तीसरा होता है क्रॉस इलास्टिसिटी। ओके, तो आज के लेक्चर में हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटेल में देखेंगे और लेक्चर नंबर 15 में हम इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी को डिटेल में देखेंगे। हमारे इस लेक्चर का एजेंडा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सबसे पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन दूं और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई कमोडिटी है, कोई भी कमोडिटी एक्स है। जब उस कमोडिटी एक्स की मार्केट में प्राइस P1 थी तो उसका जो मार्केट में डिमांड था वो था QD1, ठीक है। और फिर मान लीजिए कि उस कमोडिटी की प्राइस चेंज हो गई, ठीक है। अब ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, यानी कि जो प्राइस P2 है ये बढ़ी हुई प्राइस भी हो सकती है और कम प्राइस भी हो सकती है। सो लेट्स एज्यूम कि प्राइस P2 जो है वो एक इंक्रीज्ड प्राइस है या डिक्रीज्ड प्राइस, आप जो भी रख लें। तो P1 प्राइस पे उस कमोडिटी की डिमांड QD1 है, P2 प्राइस पे ऑब्वियसली प्राइस चेंज होगा तो डिमांड चेंज होगा। लेट्स सपोज डिमांड इज QD2, ठीक है। तो अगर लेट मी ड्रॉ अ पार्टीशन एंड स्क्रॉल इट डाउन। ओके, अब यहाँ पे अब देखिए, सबसे पहले अगर हम निकाले परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड डिमांड, ठीक है। तो व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस? तो चेंज इन प्राइस कितना है? P2 माइनस P1 चेंज है। चेंज हुआ किस पे है? P1 पे। तो P1 क्या है? इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। और इस केस में QD1 इनिशियल वैल्यू है। तो चेंज हमेशा इनिशियल वैल्यू पे होता है। तो चेंज कितना है? P2 माइनस P1, इनिशियल वैल्यू P1 है और परसेंटेज चेंज मतलब मल्टीप्लाई बाई 100। सिमिलरली ये हो गया हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिमिलरली अगर हमें परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालना हो, परसेंटेज चेंज इन QD, तो यह क्या हो जाएगा? QD2 माइनस QD1, ये तो चेंज हो गया, अपॉन इनिशियल वैल्यू QD1 इंटू 100, ठीक है। अब सवाल है कि फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम E से लिखते हैं, ठीक है। ये कह सकते हैं कि कन्वेंशन है कि वी राइट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाई E। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन QD। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन QD डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब आपके पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस ये है, परसेंटेज चेंज इन QD ये है, यानी कि आपके पास दोनों परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फार्मूला है। और फाइनली प्राइस इलास्टिसिटी E इज इक्वल टू रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए, ठीक है, अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल भी आता है, हालांकि न्यूमेरिकल तो आते नहीं हैं UPSC सिविल सर्विसेज में, एनालिटिकल क्वेश्चंस ही आते हैं।
पर अगर अकाउंटेंसी का कोई क्वेश्चन हो और वहाँ पे न्यूमेरिकल हो तो आपको P1 P2 गिवन हो, QD1 QD2, तो आप उनका परसेंटेज चेंज निकाल कर रेशियो निकाल देंगे तो आपको प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसकी एनालिसिस करते हैं कि इसका एनालिसिस क्या आता है। मान लीजिए ये जो प्राइस इलास्टिसिटी आया है, अब हम एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। अगर हमारा परसेंटेज चेंज इन QD, मान लीजिए परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज 11%, ठीक है, कोई कमोडिटी है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 10%, ऑल राइट। यानी कि कोई कमोडिटी X है, जब उसकी प्राइस में 10% का चेंज आया तो उसके डिमांड में 11% का चेंज आया। अब चेंज का क्या मतलब, अगर प्राइस 10% बढ़ा तो डिमांड 11% घट गया, और अगर प्राइस 10% घटा तो डिमांड 11% बढ़ गया। तो परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगी 1.1। ये वैल्यू ग्रेटर देन, ये जो वैल्यू है 1.1 ये ग्रेटर देन 1 है। तो जब भी प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो हम कहते हैं कि उस कमोडिटी की जो प्राइस इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो एक इलास्टिक डिमांड है। ओके, इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि E इज़ ग्रेटर देन 1। इस केस में हमने देखा E इज़ ग्रेटर देन 1। अब इलास्टिक डिमांड किन कमोडिटीज़ का होता है? इलास्टिक डिमांड हमेशा लग्जूरियस कमोडिटी या लग्जूरियस गुड्स का होता है, ठीक है। यानी कि वो सारे सामान, अगर लग्जूरियस सामान इलास्टिक क्यों होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई, मान लीजिए आप सोफ़ा रख लीजिए, अगर सोफ़े की प्राइस बढ़ जाती, मान लीजिए सोफ़े की प्राइस 10% बढ़ जाती है तो उसका डिमांड फिर ड्रास्टिकली फॉल कर जाता है, बिकॉज सोफ़ा कोई इसेंशियल कमोडिटी तो है नहीं। तो अगर उसकी प्राइस कम थी तो लोग उसको कंज्यूम कर रहे थे, जस्ट बिकॉज कि इट वॉज अ पार्ट ऑफ लग्जरी, नॉट ए इसेंशियल आइटम। और जब प्राइस उसका 10% बढ़ा तो लोगों ने उसको बाई करना ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया। यानी कि अगर कोई कमोडिटी है उसके प्राइस में जितना भी चेंज आ रहा है उससे ज़्यादा चेंज अगर उसके डिमांड में आ जाए, इसका मतलब है कि वो एक इलास्टिक डिमांड है, ठीक है। उस कमोडिटी की जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो एक इलास्टिक डिमांड है, और प्राइस इलास्टिक डिमांड लग्जूरियस कमोडिटीज़ के केस में होता है। अब यहीं पे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और आपको ये धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा। अब यहीं पे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और ग्राफ से भी जब मैं आपको ये समझाऊंगा तो और क्लियर होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, जहाँ पे E इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड, मान लीजिए 5% है, ठीक है। यानी कोई कमोडिटी है उसके डिमांड में 5% चेंज आया बिकॉज ऑफ 10% चेंज इन प्राइस, ठीक है। यानी प्राइस 10% चेंज हुआ, ओके, ऑलराइट, ये परसेंटेज पीछे होना चाहिए था। ओके, मान लीजिए किसी कमोडिटी की डिमांड में 5% चेंज है और प्राइस वाज चेंज बाय 10%, तो E इज इक्वल टू वैल्यू कितना आएगी 0.5। इस केस में E की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, और इसको बोलते हैं प्राइस इन इलास्टिक डिमांड। ये होगा प्राइस इन इलास्टिक डिमांड। अब सवाल है कि प्राइस इन इलास्टिक डिमांड किन केस में होता है, तो ये होता है इसेंशियल कमोडिटीज़ के केस में, ठीक है। अगर कोई कमोडिटी इसेंशियल गुड्स के कैटेगरी में आता है तो उसका डिमांड प्राइस इन इलास्टिक होता है। फॉर एग्जांपल, हमारी इसेंशियल कमोडिटी क्या होते हैं, खाने पीने के आइटम्स लाइक राइस, वीट, मतलब राइस हो गया, वीट फ्लोर हो गया, ठीक है, काबुली चना, ठीक है, ब्लैक चना, व्हाटएवर, ठीक है, मिल्क हो गया। यानी कि ये वो कमोडिटीज़ हैं जिनकी प्राइस में चेंज आने से हमारे डिमांड में कोई ख़ास चेंज नहीं आता, बिकॉज खाना तो हम उतना ही खाएंगे जितना हमारी नीड है,
ठीक है। तो अगर राइस या फिर आप कह लें राइस और जो पल्सेस हैं यानी दाल उसकी कीमत बढ़े या व्हीट फ्लोर, इनकी कीमत बढ़ने पे हमारा डिमांड में बहुत कम चेंज आता है। तो जो भी इसेंशियल कमोडिटी होती है वो हम अपनी नीड के हिसाब से ऑलरेडी फुली कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो अगर उनकी प्राइस बढ़ जाए तो भी हम डिमांड थोड़ा बहुत ही कम कर सकते हैं, ज़्यादा कम नहीं कर सकते, बिकॉज वो डेली का इसेंशियल नीड है। और अगर प्राइस घट भी जाए तो हम उनका डिमांड बढ़ा नहीं सकते, जस्ट बिकॉज कि इसेंशियल नीड जितना पूरा हो रही थी उतना ही रहेगा, स्लाइटली बढ़ेगा। तो प्राइस बढ़े या घटे डिमांड में बहुत स्लाइट चेंज आता है। तो व्हेन एवर प्राइस इलास्टिसिटी ई की वैल्यू 1 से कम होती है तो वो सारे कमोडिटी इसेंशियल कमोडिटी होते हैं। और जिन कमोडिटी की प्राइस में जो भी चेंज है, अगर उसके रेस्पॉन्स में डिमांड में ज़्यादा चेंज है तो वो सब लग्जूरियस आइटम होंगे वो, या फिर वो सारे ही प्राइस इलास्टिक डिमांड होते हैं। ठीक है, तो ये तो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन था। अब थोड़ा ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। सो लेट्स सेलेक्ट ब्लू कलर। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि इलास्टिक डिमांड का कर्व कैसा होगा। सो लेट्स सी इलास्टिक डिमांड। अगर कोई चीज़ प्राइस इलास्टिक डिमांड है, इसका मतलब है ई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसका कर्व देखिए कैसा होगा। ठीक है, तो इसका डिमांड कर्व जो होगा वो स्लाइटली फ्लैट होगा, या डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होगा पर उसकी स्लोप बहुत कम होगी। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ अ डिमांड कर्व विद लेसर स्लोप। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए इनिशियली किसी कमोडिटी की प्राइस पी थी तो उसका कंजम्पशन ये था। व्हेन प्राइस, ओके लेट्स चेंज द कलर। व्हेन प्राइस चेंजेस, ओके देन इट्स ओके, तो जब प्राइस P1 थी तो ये QD1 था, जब प्राइस P2 हुई तो ये QD2 हुआ। तो देखिए यहाँ पे जो चेंज है यानी QD2 माइनस QD1, ये जो चेंज है दिस इज़ ग्रेटर देन चेंज इन द प्राइस P2 माइनस P1। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि प्राइस में तो सिर्फ इतना चेंज हुआ पर डिमांड में। तो अब अगर चेंज अगर डिमांड में चेंज प्राइस से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि जब हम E इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस करेंगे, ठीक है, तो न्यूमरेटर की वैल्यू, ठीक है, जो न्यूमरेटर होगा इट विल बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ऑब्वियसली इस केस में जो इलास्टिसिटी है वो 1 से ज़्यादा आएगी। ठीक है, या आप इनका निकाल भी सकते हैं, क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा, लिख देता हूँ फार्मूला, ऑल राइट, E इज इक्वल टू हो जाएगा QD2 माइनस QD1 अपॉन QD1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई P2 माइनस P1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई P1। तो ये परसेंटेज चेंज, तो जाहिर सी बात है, देखिए मैग्नीट्यूड चेंज इन डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पर चेंज इन प्राइस ये चेंज कम है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगा, तो इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ दिस डिमांड कर्व विल बी मोर देन 1। तो ये जिस भी कमोडिटी एक्स के लिए डिमांड कर्व है, जाहिर सी बात है वो कमोडिटी एक्स एक लग्जूरियस कमोडिटी होगी, इसीलिए इसका जो डिमांड कर्व है इसका स्लोप क्या है, कम है। वेन एवर द स्लोप ऑफ ए डिमांड कर्व इज स्टीप, अगर कोई डिमांड कर्व जिसका स्लोप बहुत स्टीप है, हाई स्लोप है, तो वो इसेंशियल कमोडिटी का कर्व होगा। और अगर किसी कमोडिटी के डिमांड कर्व का स्लोप कम है यानी वो स्लाइटली फ्लैट है तो वो एक लग्जूरियस कमोडिटी का डिमांड कर्व होगा। तो ये तो लग्जूरियस कमोडिटी का डिमांड कर्व हो गया। अब ज़रा एक डिमांड कर्व देखते हैं जो प्राइस इनइलास्टिक हो।
प्राइस इन इलास्टिक डिमांड, इस केस में ई इज लेस देन 1। अब यहाँ पे एक डिमांड कर्व लेते हैं, ओके। अब मैंने कहा था एकदम स्टीप डिमांड कर्व बनाइए, स्टीप, ओके। अब देखते हैं, ओके, लेट्स चेंज द कलर। मान लीजिए ये जिस भी कमोडिटी एक्स के लिए डिमांड कर्व है, ठीक है, उस कमोडिटी की जब प्राइस P1 थी तो उसका डिमांड कितना था, P1 प्राइस पे उसका डिमांड कितना था, QD1, ठीक है। लेट्स चेंज द कलर। जब उसकी प्राइस, मान लीजिए उसकी प्राइस कम हो गई, ठीक है, जब उसकी प्राइस हो गई P2 तो उसका डिमांड हो गया QD2। अब आप देख सकते हैं इस केस में जो ये चेंज है, ठीक है, QD2 माइनस QD1, ये जो चेंज है ये मैग्नीट्यूड P2 माइनस P1 से कहीं ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली इस केस में परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस से बहुत कम है। तो अगर न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर तो ऑब्वियसली इस केस में ई की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। यानी कि ग्राफ से मैं क्या समझाना चाह रहा था, जब भी आप किसी लग्जूरियस कमोडिटी का डिमांड कर्व बनाएंगे तो वो हमेशा उसका स्लोप जो होगा वो बहुत कम होगा, यानी वो स्लाइटली फ्लैट डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। और जो भी इसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, इसेंशियल कमोडिटीज़ का जो डिमांड कर्व होगा, इसेंशियल कमोडिटी का जो डिमांड कर्व होगा वो हमेशा स्टिप होगा या हाई स्लोप डिमांड कर्व होगा, ठीक है। तो ये तो हो गई कि अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस इलास्टिसिटी ई से ज़्यादा है यानी वो इलास्टिक डिमांड है, लग्जूरियस गुड्स के केस में होता है। और अगर किसी की प्राइस इलास्टिसिटी ई इज लेस देन 1 है, मतलब प्राइस इन इलास्टिक डिमांड है। और ये इसेंशियल कमोडिटी के केस में होता है बिकॉज हमारा इसेंशियल कमोडिटी केस में जो कंजम्पशन है वो हमारे नीड पे डिपेंड करता है। तो प्राइस घटने बढ़ने से हमारे कंजम्पशन पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता है। अब देखते हैं, अगर मान लीजिए अब इसमें ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए, ओके, और भी देख लेते हैं इनके और फॉर्म देख लेते हैं। व्हेन ई इज इक्वल टू 1 एंड व्हेन ई इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन ई इज इक्वल टू इनफाइनाइट। हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं थे, फिर भी देख लेते हैं जस्ट फॉर एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ई इज इक्वल टू 1 को बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व, या इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। अगर किसी डिमांड कर्व का ई इज इक्वल टू 0 है तो वो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व होगा या डिमांड होगा, और ये होगा परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। अब हम ज़रा समझते हैं कि इनका कर्व कैसा होगा। वेट अ सेकेंड, व्हाई दिस इज ऑलवेज गो अप एंड डाउन, ऑल राइट, ओके। तो इनका साइमल्टेनियस ग्राफ देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी ई इज इक्वल टू 1 का पहले केस देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स सपोज, ठीक है, इफ़ दिस इज़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड है। ई इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है कि जितना क्यूडी में चेंज होगा उतना ही प्राइस में चेंज होना चाहिए, यानी ये कुछ इस तरह की लाइन, यानी ये जो भी डिमांड कर्व है, ठीक है, ये जिस भी कमोडिटी के लिए डिमांड कर्व है, तो इस एक्स कमोडिटी का जो डिमांड कर्व है इसका स्लोप जो है वो 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई 45 डिग्री लाइन है तो उस केस में क्या होता है कि अगर आप P1 P2 लेंगे तो 45 डिग्री लाइन के केस में हमेशा डेल वाई जो होता है वो डेल एक्स के बराबर होता है, और डेल वाई क्या होगा, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू डेल एक्स क्या होगा, QD2 माइनस QD1,
ठीक है, मैं P1 P2 ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ड्रॉ कर लीजिए। 45 डिग्री लाइन में हमेशा स्लोप, अगर किसी लाइन का स्लोप 45 डिग्री है तो उसके जो मतलब y एक्सिस पे जो भी P1 P2 में चेंज आएगा उतना ही चेंज Q1 QD मतलब QD1 QD2 में आएगा, ठीक है। ओके, अब देखते हैं। तो जो भी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व होगा वो एक 45 डिग्री स्लोप वाली डिमांड कर्व होगी, वो कुछ इस तरह से होगा। अब केस नंबर 2 देखते हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक देख लेते हैं। E इज इक्वल टू 0 को हमने कहा था, सॉरी, परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। अब इसका कर्व देखते हैं कैसा होगा, ठीक है। अगर E इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि न्यूमरेटर 0 है। न्यूमरेटर 0 होने का मतलब क्या है कि चेंज इन डिमांड 0 है, ठीक है। और डिमांड कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस पे। तो अगर हमें डिमांड को 0 करना है तो एक वाई एक्सिस के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यानी ये जो डिमांड कर्व होगा किसी कमोडिटी एक्स के लिए, जो डिमांड कर्व है इसका इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी 0 आएगी। बिकॉज देखिए जब प्राइस, ओके लेट मी चेंज द कलर, देखिए जब प्राइस P1 था तो डिमांड QD थी, QD पे था। जब प्राइस P2 हुआ तो भी डिमांड QD, मतलब व्हेन प्राइस इज P1 डिमांड इज QD, व्हेन प्राइस इज P2 स्टिल डिमांड इज QD। तो प्राइस में तो चेंज हो रहा है पर चेंज इन डिमांड 0 है। तो न्यूमरेटर जब भी 0 होगा तो उसकी प्राइस इलास्टिसिटी 0 आएगी, ठीक है। अब इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल है, एक ऐसी कमोडिटी है जो नियरली परफेक्टली इनइलास्टिक होता है और वो है सॉल्ट। सॉल्ट एक ऐसी कमोडिटी है जिसका प्राइस इलास्टिसिटी जो होता है वो 0 आता है। बिकॉज देखिए सॉल्ट हम अपने खाने में जितना डालते हैं वो हमारे टेस्ट पे होता है, ठीक है, हमारे टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए सॉल्ट की दाम बढ़ जाए, अगर सॉल्ट की प्राइस बढ़ जाए तो भी हम सॉल्ट का कंजम्पशन कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें खाने में उतना ही नमक डालना है जितना हम पहले डाल रहे थे, बिकॉज वो टेस्ट का मैटर है। तो सॉल्ट की अगर प्राइस बहुत बढ़ जाएगी तो भी हमारा डिमांड उतना रहेगा जितना अभी है, और अगर सॉल्ट की प्राइस बहुत कम हो जाए तो भी हम सॉल्ट उतना ही कंज्यूम करेंगे खाने में जितना फ़िलहाल में कर रहे हैं। तो सॉल्ट एक ऐसी कमोडिटी है जिसका डिमांड कांस्टेंट रहता है चाहे प्राइस बढ़े या घटे। तो परफेक्टली इन इलास्टिक या E इज इक्वल टू 0 को अगर कोई कमोडिटी मैच करती है तो वो है सॉल्ट, ओके। अब इसके बाद देख लेते हैं कि E इज इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसा, सॉरी एक और था परफेक्टली इलास्टिक E इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इस केस में कर्व कैसे हो जाएगा, मान लीजिए प्राइस P है और ये डिमांड है, ठीक है। अब देखिए इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है कि जो न्यूमरेटर है वो नेग्लिजिबल हो, नियर टू 0 हो और डिनोमिनेटर कुछ फाइनाइट हो। अब डिनोमिनेटर 0 कब होगा, जब 0 या नियरली 0, 10 to 0 कब होगा, जब चेंज इन प्राइस इज 10 to 0। यानी आप ये उसका डिमांड कर्व होगा, अगर कोई कमोडिटी एक्स है उसका डिमांड ये होगा। यानी इस केस में ये जो कमोडिटी एक्स है उसका ये जो डिमांड कर्व है, इस डिमांड कर्व की अगर आप प्राइस इलास्टिसिटी निकालेंगे तो वो E इज इक्वल टू इनफाइनाइट आएगा। वाई, बिकॉज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, देखिए प्राइस जो है इस केस में प्राइस इज नियरली, चेंज इन प्राइस इज नियरली 0। सो इफ न्यूमरेटर इज फाइनाइट देन दिस वैल्यू विल ऑलवेज इक्वल टू इनफाइनाइट। एक आखिरी एनालिसिस से पहले हम ये रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस लेक्चर में पढ़ा क्या। देखिए हमारा इस लेक्चर में ऑब्जेक्टिव था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ें। मैंने आपको समझाया कोई कमोडिटी है, अगर उसकी प्राइस इनिशियली P1 थी, उस पर डिमांड QD1 था, प्राइस जब P2 हुई तो डिमांड
QD2 हो गया। परसेंटेज चेंज इन प्राइस इस फार्मूला से निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड, और प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपन परसेंटेज इन प्राइस। फिर मैंने 2 एग्जांपल लिया जिससे आपको इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड समझाया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको इलास्टिक डिमांड और इन इलास्टिक डिमांड को उनका कर्व बना के समझाया कि अगर कोई कमोडिटी लग्जूरियस है तो उसका स्लोप बहुत कम होगा, यानी उसका प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगा, और अगर कोई इसेंशियल कमोडिटी है तो उसका स्लोप बहुत हाई या स्टीप स्लोप होगा, ठीक है, उसकी प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। फिर 3 और इलास्टिसिटी होते हैं, E = 1, E0, E इनफाइनाइट। मैंने उनका कर्व बताया आपको, और मैंने ये भी कहा कि अगर हमें परफेक्टली इन इलास्टिक का कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल देना है तो वो सॉल्ट होगा, ठीक है। तो इतना कुछ हमने देखा। फाइनली अब एक और बात इसमें हम जान लेते हैं। देखिए, एक बात तो हमने जाना, पहले हमने क्या जाना, जितने भी लग्जूरियस कमोडिटी या गुड्स हैं, ठीक है। दूसरा, इसेंशियल जो गुड्स होंगे, ठीक है। और तीसरा, जिन भी गुड्स के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होंगे, ठीक है। अब देखिए, फाइनली देखिए, जितने भी लग्जूरियस गुड्स होते हैं, ठीक है, उनका कंजम्पशन तब बढ़ता है जब प्राइस कम होता है, और इनका कंजम्पशन ड्रास्टिकली गिर जाता है जब प्राइस बढ़ता है। तो जो लग्जूरियस गुड्स होते हैं दे आर हाईली प्राइस सेंसिटिव, तो अगर ये प्राइस सेंसिटिव होते हैं तो इनका जो E है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, और इनको बोलते हैं प्राइस इलास्टिक डिमांड। ओके, सो लग्जूरियस गुड्स का डिमांड प्राइस के घटने बढ़ने से ड्रास्टिकली चेंज होता है, दैट इज़ वाई E इज़ ग्रेटर देन 1 एंड दे हैव इलास्टिक डिमांड। इसेंशियल कमोडिटीज़ वो होती हैं जो हमारी नीड होती हैं, और हमारी नीड प्राइस बढ़ने घटने से ज़्यादा चेंज होती नहीं है, तो इसकी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो ऑलवेज लेस देन 1 होती है। और इसकी जो डिमांड, इसेंशियल कमोडिटी की जो डिमांड होती है वो एक इन इलास्टिक डिमांड होती है, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई कमोडिटी है और उसके जितने क्लोज सब्स्टिट्यूट, फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी, अगर टी एंड कॉफ़ी 2 कमोडिटी हैं, अगर मान लीजिए टी की प्राइस कॉफ़ी से ज़्यादा हो जाएगी तो कोई भी व्यक्ति टी को छोड़ देगा, ठीक है। अगर टी की प्राइस कॉफ़ी से ज़्यादा हो जाएगी तो वो पर्सन, कोई भी पर्सन जो टी और कॉफ़ी को इक्वली पसंद करता हो, लेकिन वो टी का कंजम्पशन इसलिए कर रहा था क्योंकि ये लो प्राइस था, लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट में टी की प्राइस कॉफ़ी से ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए टी का जो डिमांड है वो गिर जाएगा, और जो कॉफ़ी का डिमांड है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज कि टी की प्राइस बढ़ने से अब टी उसके लिए कॉस्टली हो गया लेकिन कॉफ़ी जो है अफोर्डेबल। यानी कि ऐसे सब्स्टिट्यूट, ऐसे कमोडिटी जिनका सब्स्टिट्यूट होता है, अगर उनकी प्राइस चेंज होती है तो उनका डिमांड भी बहुत चेंज होता है। अगर टी की प्राइस बढ़ेगी तो लोग कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि प्राइस बढ़ने से डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा। तो हर वो कमोडिटी जिसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है उसका जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, या हम कह सकते हैं उसका डिमांड जो होता है वो इलास्टिक डिमांड होता है, क्योंकि वेन एवर द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी चेंज पीपल शिफ्ट टू द कंजम्पशन ऑफ अदर कमोडिटी, और जितने ज़्यादा उसके सब्स्टिट्यूट होंगे 2, 4, 6, उसके जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे वो उतना ज़्यादा इलास्टिक हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर, ओके। और अगले लेक्चर में हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटेल में देखेंगे, और फिर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे जो कि एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।